नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनल वर्ल्ड में। साथियों, बहुत जल्द ही सम्राट अशोक का बर्थडे आने वाला है जो 2022 में इस बार 9 अप्रैल को मनाया जाएगा। आमतौर पर इसकी जो कैलकुलेशन हुई है, वो जो चैत मास है, उसका शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। और ये तिथि अभी तक ज्ञात नहीं थी, ये तिथि अभी पिछले 2-3 सालों में ही इसको फाइंड आउट किया गया है। उससे पहले कई सारे विद्वानों ने भी फाइंड आउट करने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ कर दी थी। कोई इसे बैसाख में लेकर चला गया था, कोई आगे-पीछे करके चला गया था। और जो सम्राट अशोक भारत में सबसे लोकप्रिय, सबसे महान और पूरे इतिहास में, पूरे दुनिया के इतिहास में सम्राट अशोक जैसा पराक्रमी राजा अभी तक मिला नहीं है। वो सम्राट अशोक का इतिहास भारत से ही गायब कर दिया गया। ज़रा सोचिए, कस्बे भर के, बीघे भर के जो सरदार हुआ करते थे, बीघे भर के जो दादा हुआ करते थे, उनको राजा, महाराजा, महाराजाओं का महाराजा कहते हुए लोग थकते नहीं हैं। और इतना बड़ा सम्राट जो जो कई सारे देशों पर जिसका शासन था, सिर्फ़ भारत पे ही नहीं, जब वो जम्बू द्वीप में थे, तो उनका शासन आज का जो अफ़गानिस्तान है, आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो नेपाल है, आज का जो बांग्लादेश है, इन सब पे उनका शासन हुआ करता था। तिब्बत के हिस्सों पर भी उनका शासन था। तो वो सम्राट का इतिहास गायब कर दिया गया, उनकी जन्म तिथि गायब कर दी गई और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में कभी उनके जन्मदिन के दिन रथ यात्रा निकाली जाया करती थी और रथ यात्रा निकालकर धूम-धाम से सड़कों पर लोग उनका जन्मतिथि मनाते थे। वो सम्राट अशोक के जाने के 700-800 साल बाद भी ये रथ यात्राएँ निकला करती थी। लेकिन आज की डेट में रथ यात्रा निकल तो रही है, लेकिन वहाँ पे न तो बुद्ध हैं, न अशोक हैं। वहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ काल्पनिक कथा कहानियों के कुछ किरदारों को बैठा दिया है। पब्लिक मस्त है, व्यस्त है, उसे पता ही नहीं है कि उसका एक्चुअल इतिहास कैसे गायब कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज का सेशन मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ सम्राट अशोक पे और आप इसको देखते रहें। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो उनको तब तक ये लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। हमारी जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करने के लिए होती है। एक बुक है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा हुआ है। ये पिछड़ा वर्ग का जो इतिहास है, उसको उकेरने में और उस वर्ग से प्रतिनिधित्व करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का जो हाथ है, उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। आप समझिए कि अगर पिछड़े वर्ग से आप इंटेलेक्चुअल खोजना शुरू करें, तो आपको काफ़ी कम लोग मिलेंगे। स्पेशली वो लोग जो इतिहास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनमें काफ़ी कम लोग हैं। कुछ गिने-चुने नाम आते हैं, राजीव पटेल जी नाम आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का नाम आता है और भी कुछ इतिहासकार हैं जिनको मैं आगे यहाँ पे लाते रहूँगा और उन लोगों से आपको रूबरू कराते जाऊँगा। आज मैं जो आपको ये जानकारी देने जाने वाला हूँ, इस पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जिनको अंतर्राष्ट्रीय भाषा वैज्ञानिक की भी उपाधि मिली हुई है, उनके ये जो पुस्तक है, जिसका नाम है सम्राट अशोक नया परिप्रेक्ष्य। अब इसका नाम बदल चुका है बुक का और अब आपको ये मिल जाएगा सम्राट अशोक का नया इतिहास नाम से। तो उसके हवाले से मैं कुछ डेटा दिखाऊँगा और वो डेटा आप लोग देखकर आश्चर्यचकित रह जाएँगे कि भारत का इतना गौरवशाली इतिहास था और हम लोगों को कुछ नहीं बताया जाता। हम लोगों को जो बताया जाता है कि कस्बे भर के कोई राजा था, वो महाराजा हो गया, उसने ये प्रांत से वो प्रांत पे उसकी बहू-बेटी उठा लाया, वो ये कर दिया, वो कर दिया। कोई जो है जिस किसी की बीवी कोई उठा के लेके चला गया, उसको जाके मार आया, उसी पे राजा है। लगो दिन-रात पूजा-पाठ करने। कोई बोल रहा है कि भाई-भाई आपस में लड़ रहे हैं, कोई बोल रहा है भाई भौजाई की ही साड़ी खींच रहा है भरे दरबार में, उतने में ही आपस में भाई-भाई लड़ रहे हैं। उसी में भगवान अवतार ले रहा है भाई भौजाई की इज़्ज़त बचाने में उसी में। और हम लोगों को ये कथा-कहानियाँ पकड़ा-पकड़ा के हमारा भारत का जो एक्चुअल इतिहास है उसको गायब कर दिया गया। तो दोस्तों, एक्चुअल इतिहास जानना है तो आपको जो तथाकथित ये जो गपूढ़ गाथाएँ हम लोगों को पकड़ा गई है, उनसे ऊपर उठना होगा। हमें उन सच्चे इतिहासकारों को तलाशना होगा, जो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपनी जीविका चलाने के अलावा भी वो
समाज के लिए इतना सारा काम कर रहे हैं, वो लेखनी करते हैं, वो जगह-जगह पर जाते हैं, पहले स्क्रिप्ट्स को खोजते हैं, उसको पढ़ते हैं, वो तमाम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस निकालते हैं। क्योंकि जो गपोड़ लोग हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, एक शब्द कह देना, भई शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही प्रमाण है, सबूत की तो कोई बात ही नहीं है उनको। लेकिन जब हमें सबूत देना होता है, तो हमें ये चीज़ खोजनी होती है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या मिला, भाषा विज्ञान क्या कहता है, जो भी एक्चुअल जो एविडेंस होते हैं वो क्या कह रहे हैं। और साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब हिरन का इतिहास लिखा जाएगा, तो शिकारी का, अगर शिकारी हिरन का इतिहास लिख रहा है, तो हमेशा ही शिकारी अपनी वाहवाही लिखेगा, अपनी क्रूरता की वाहवाही लिखेगा वो कभी हिरण का इतिहास, उसका दर्द, उसकी क्या प्रॉब्लम थी या उसकी जो बातें हैं वो कभी नहीं लिखेगा। तो इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आपको सच्चा इतिहास जानना है, तो जो भारत के जो मूल निवासी हैं, भारत के जो मूल लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, इनके जो इतिहास है और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे काम करते हैं, कोई भी फालतू या बोगस बातें नहीं करते। वो जो सबूत है उसको सामने लाकर दिखाते हैं, इनकी किताबें आपको ज़रूर पढ़नी होगी, तभी आप अपना एक्चुअल इतिहास जान पाएँगे। सबसे पहले तो सम्राट अशोक का जो इतिहास मिलता है, जब हम इतिहास के पीछे घुसते हैं, तो हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या तो हमें देखने होते हैं, और हम सभी को पता है कि सम्राट अशोक को 1915 1915 से पहले उनका नाम तक किसी को नहीं पता था, क्योंकि ब्राह्मणों ने तो उनका नाम ही बदल दिया है। आगे मैं कुछ ऐसे सबूत दिखाऊँगा, आपकी आँखें देखकर चौधिया जाएगी। चूँकि उनका बर्थडे 9 अप्रैल को होने वाला है, तो आज मैं उनके जन्म से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सम्राट अशोक से पहले उनके जो पिताजी थे बिंबिसार, उनके जो पिता थे चंद्रगुप्त, जिनको चंद्रगुप्त लिखा जाता है। तो वो जब थे, उनके समय में मेगास्थनीज एक राजदूत आए थे ग्रीक से। तो वो मेगास्थनीज एक किताब लिखे थे जिसको कहा गया इंडिका। जब वो लेकर गए अपने देश में, तो वो चीज़ें खो गई। उनके बाद उसमें कुछ ऐसी सच्चाई थी कि उसको मार्केट से ही गायब कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या था कि और भी वहाँ के कई सारे विद्वान थे, वो लोगों ने उनकी समीक्षा लिखी थी कि भई मेगास्थनीज ने ये कहा है, मेगास्थनीज ने वो कहा है। तो आप जानते हैं कि जब कोई समीक्षा लिखता है, तो कुछ न कुछ पॉइंट उसमें से ज़रूर लेगा, चाहे वो पॉजिटिव कहे या नेगेटिव कहे, लेकिन कुछ न कुछ पॉइंट ज़रूर उठाएगा। तो ऐसे तमाम सारे जो उनकी आलोचना के थे या समालोचना की किताबें थीं, वो चीज़ें बची हुई थी। उनके आधार पर 1848 में कंपाइल करके फिर से इंडिका लिख डाली, और उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिर से सामने आई। वहाँ से हमें पता चला कि जो ग्रीक के लोग थे, वो चंद्रगुप्त को यानी चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस कहा करते थे। अब एंड्रोकोटस क्यों कहते थे? उनका नाम अगर चंद्रगुप्त मिला है, तो उनको एंड्रोकोटस क्यों कहते थे? तो इसके लिए भाषा विज्ञान के आधार पर डॉक्टर साहब यहाँ पे बताते हैं कि ग्रीक में एक शब्द है एंडोदमस, और इस एंड्रोदमस में से जो एंड्रो शब्द है, वो ग्रीक का शब्द है, और इसमें से दमस जो शब्द है, वो प्राकृत शब्द है। इन दोनों को मिलाकर बना है एंड्रोदमस। अच्छा, एंड्रो का मतलब होता है पुरुष, और प्राकृत, चूँकि पाली प्राकृत ही उस समय चला करती थी, तो प्राकृत में दमस का मतलब होता है जीतने वाला। तो जो जीतने वाला पुरुष है, उसको एंड्रोदमस कहते हैं, और ये बातें जो हैं ग्रीक में चला करती थी, एंड्रोदमस। तो वही चीज़ जब मेगास्थनीज भारत में आए, तो चंद्रगुप्त को इन लोगों ने उपाधि दी थी एंड्रोकोटस, जिसमें एंड्रो जो शब्द था वो ग्रीक का था, और जो कोटस था, इसका मतलब था जो किला का रखवाला हो। मैं दिखाता हूँ आगे कैसे इस चीज़ को इन्होंने आगे बताया है। तो कोटस जो शब्द है वो प्राकृत का है, और इसका मतलब था किला वाला पुरुष, जो किले की रखवाली किया करता था, जो किलों का बेजोड़ बादशाह था, जिसके किले ढहाए नहीं जा सकते थे। तो ये थी एंड्रोकोटस का मतलब, ये एक उपाधि थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसलिए उन लोगों ने इस टर्म में उन्हें इस्तेमाल किया कि चंद्रगुप्त को कहा एंड्रोकोटस, यानी कि वो किला पुरुष था। ऐसा किला, ये लिखते हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पे लिखते हैं, पाटलिपुत्र की किलेबंदी ऐसी कि पंछी भी पर नहीं मार सके। किलेबंदी को देखकर मेगास्थनीज चकित थे। मेगास्थनीज ने लिखा कि पाटलिपुत्र की किलेबंदी ऐसी कि नगर के चारों ओर मोटी लकड़ी की दीवार थी। दीवार के बीचों बीच में मोर्चे बने थे, और चारों ओर 60 फीट
60 फीट, आप समझ रहे हैं? एक इंसान जो हाइट होती है भारत में तो 5 फुट 6 इंच है, वैसे 6 फीट भी हाइट जो होती है, जो अच्छी खासी हाइट मानी जाती है, ये देखिए 60 फीट गहरी चारों ओर और 600 फीट चौड़ी खाई थी। दीवार में 64 दरवाजे तथा 570 बुर्ज थे। ये था पाटलिपुत्र का किला जब मेगास्थनीज भारत में आए थे और उन्होंने ये बातें दर्ज की। ये जो नोट्स हैं, जो उन्होंने दर्ज किया, इसके आधार पर ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। कुछ जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो बेचारे यही सोचते रहते हैं कि अरे! उसमें तो एंड्रोकोटस लिखा हुआ है, वो हो सकता है ना कोई दूसरा कोई राजा हो। अरे! ये लोग कभी सच नहीं समझ पाएँगे, कभी नहीं समझ पाएँगे। क्योंकि जो एक्चुअल इतिहास जब सामने निकल कर आता है, उसकी जो वेरिफ़िकेशन होती है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, वो उनसे इनका नाता ही नहीं है। एक तरफ ये शास्त्रों को प्रमाण बताएँगे और जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और जो ट्रैवलर्स के नोट्स जहाँ सामने आएँगे, वहाँ पे ये ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी धूर्त लोग भारत में पाए जाते हैं। आप समझ सकते हैं, ये कौन धूर्त लोग हैं? ये वही धूर्तों की वंशजें हैं जिन्होंने भारत से मौर्यंस का इतिहास मिटाया है। वो मौर्यंस जिनकी सरहदें ईरान तक बोलती थीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बाद से जो है एक इन लोगों ने गपोड़ गाथा देखिए क्या फैला रखी है। अब चूँकि मौर्यंस जो हैं, इनकी सरहदें ईरान तक थीं, इनकी सरहदें अब तक के भारत के किसी भी राजा के सबसे बड़ी सरहदें थीं, तो इनको नीचा दिखाने के लिए जो आज का जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, देखिए इसने कैसे नीचा दिखाया है। इन्होंने बताया, इन्होंने 2 गेम खेला। पहला गेम क्या खेला, इन्होंने ये बताया कि भई ये जो मौर्य होते हैं ना, ये तो कोई मूरा नामक दासी से पैदा हुए हैं। ये दासी वगैरह हैं, शूद्र हैं ये। अब यहाँ पे जब ये पोल खुलनी शुरू हो गई कि भैया ये तो राजा-महाराजा हुआ करते थे। जब ये पूरी तरह से पोल अंग्रेज़ों के कालखंड में खुल गई, अच्छा ये पुराणों में इन लोगों ने लिखा ये कि मूरा नामक दासी से पैदा हुआ, नीचा दिखाने के लिए। क्योंकि इनको नीचा दिखाना था, धम्म को नीचा दिखाना था, भारत के एक्चुअल इतिहास को नीचा दिखाना था, भारत के जो एक्चुअल राजा-महाराजा थे, उनको नीचा दिखाना था, तो उसके लिए इन्होंने पुराण लिखे थे। तो उसमें इन्होंने मूरा दासी की संतान बता दिया। आज जब इनकी पोल खुल गई है, तो आज ये क्या प्रचारित कर रहे हैं, "अरे रे! वो तो क्षत्रिय थे।" आज इनके लिए बुद्ध भी क्षत्रिय बन गए। कभी ये दोनों इसको नीचा दिखा रहे हैं ये, गाली दे रहे हैं रामायण में बुद्ध को। सम्राट अशोक का और मौर्यंस का तो इतिहास ही ये गायब कर दिए, लिख रहे हैं पुराण में कि मौर्य जो है वो मूरा दासी से पैदा हुए हैं। और आज जब इनकी पोल खुल गई है कि ये तो सबसे बड़े राजे महाराजे हुआ करते थे, तो आज ये क्षत्रिय बताना शुरू कर दिए कि नहीं, नहीं, नहीं वो दलित नहीं वो क्षत्रिय थे। ये 2 तरह के गेम खेलते हैं साथियों, ये पहचानना होगा आपको। ये छुपे हुए ये भेड़िए लोग हैं, आपको ये चीज़ पहचाननी होगी। आगे देखें, मौर्य का संस्कृत रूप मौर्य है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मौर्य जो है कभी चंद्रगुप्त ने मौर्य खुद को नहीं कहा क्योंकि मौर्य शब्द ही उस समय नहीं था। अरे चंद्रगुप्त शब्द नहीं था, चंद्रगुप्त शब्द था। सम्राट अशोक ने कभी भी अपने को मौर्य नहीं कहा। राया अशोक कहा उन्होंने अपने को। दीवान प्रियदर्शी कहा उन्होंने, कभी मौर्य नहीं कहा। आज ये उनको मौर्य बता रहे हैं। दरअसल उनका गण जो है उनका टोटम मौर्य था। मौर्य को संस्कृत में इन लोगों ने संस्कारित करके मौर्य बनाया है। ये हुआ है यहाँ पे डॉक्टर साहब देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे। पाली, प्राकृत और संस्कृत किसी भी भाषा के व्याकरण के अनुसार मूरा से मौर्य शब्द नहीं बनेगा। मूरा नामक दासी की कहानी मौर्य वंश को बदनाम करने के लिए बाद में गढ़ी गई है। ये आपको समझना होगा दोस्तों। और सोचिए जरा कि जिन पुराणों में नीचा दिखाया जा रहा है मौर्यंस को, क्या वो लोग आज हमें बताएँगे कि मौर्य क्षत्रिय थे? अरे जब क्षत्रिय थे, तो जब तुम पुराण लिख रहा था, तब तुम उनको दासी का पुत्र बता रहा था, दासी बता रहा था, शूद्र बता रहा था और आज जब इन्हें दिख रहा है, तो ये क्षत्रिय हो गए। तो इसीलिए साथियों ये चीज़ें पहचाननी होगी। आगे देखें। मौर्य जो है वो वास्तविक है। दरअसल मौर्य शब्द उस समय हुआ करता था, मौर्य नहीं हुआ करता था। मौर्य कृत्रिम शब्द है, बनाया हुआ शब्द है ये। वरना गया में आज भी फल्गु तट पर मौर्य घाट, कैमूर में बसहा गांव के पास स्थित अशोक शिलालेख की पहाड़ी मठ मौर्या नाम से नहीं जानी जाती।
दोस्तों आज भी आप बिहार में चले जाइए, वहाँ कैमूर के बसहा गाँव में, वहाँ अशोक का शिलालेख जो है, वो जो पहाड़ी है उसको मठ मोरिया कहा जाता है, मौर्य नहीं कहा जाता है, मौर्यों का मठ नहीं कहा जाता, मठ मोरिया कहा जाता है। फल्गु नदी के तट पर मोरिया घाट है, क्योंकि मौर्य जो थे उनका शासन बिहार से ही शुरू हुआ था और वहाँ पे मोरिया ही कहा जाता था, मौर्य शब्द नहीं था, ये बाद में इन लोगों ने पैदा किया है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखें, चूँकि इन लोगों ने पुराणों के हवाले से नीचा दिखाया है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि पुराण कब लिखे गए हैं दोस्तों। क्योंकि अगर पुराण मौर्यन से भी पहले लिखे गए हैं, तब तो कुछ बात हो सकती है, लेकिन अगर उनसे बाद में लिखे गए हैं, उनके समकालीन भी नहीं है, तो इसका मतलब कि ये षड्यंत्र के तहत लिखा गया है दोस्तों। ये देखिए, मौर्य राजवंश की उत्पत्ति में इतिहासकारों ने विष्णु पुराण और विष्णु पुराण की टीका का भरपूर इस्तेमाल किया है। अब ये इतिहासकार कौन है? बताइए, पुराण में इतिहास है, लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसे धूर्त बैठे हुए हैं जो पुराण में से इतिहास खोज-खोज के पब्लिक को पढ़ाते हैं। अरे! पुराणों में लिखा है, विष्णु पुराण में लिखा है, ये पुराण में लिखा है, वो पुराण में लिखा है, इसीलिए ये राजा जो है नीच था, ये राजा शूद्र था, ये राजा ब्राह्मण था, ये राजा वो था। पुराणों के आधार पर हम लोग को इतिहास पढ़ाया जाता है। तो ये इन लोगों ने इस तरह से मौर्यंस का इतिहास बर्बाद किया है, पुराणों से इतिहास खोजकर। जो भी पुराण से इतिहास खोजेगा उसका इतिहास बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पुराण जो है आपके इतिहास को गायब करके छद्म जो बेवकूफ़ियत भरी बातें हैं वो परोसने के लिए षड्यंत्र के तहत लिखी गई हैं। यहाँ पे देखें, विष्णु पुराण की टीका की बात छोड़िए, विष्णु पुराण में कैंकिल रजाओ, इसका जो चैप्टर 4 है 54 सर्ग के 55 श्लोक में का वर्णन है। और इन कैंकिल राजाओं ने आंध्र देश पर 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक राज्य किया था। अब बताइए, जिन किताबों में 9वीं सदी तक के राजा का ज़िक्र है, क्या वो मौर्यंस के समय की किताब हो सकती है? नहीं हो सकती ना। ऑफ़ कोर्स ये किताबें पिछले 1000 साल के अंदर लिखी गई हैं, और जब 1000 साल के अंदर लिखी गई हैं और जिन लोगों को जब पाली पढ़ने नहीं आती थी, जो उनके शिलालेख नहीं पढ़ पाते थे, 13वीं सदी में ही तो तुगलक ने पढ़वाने की कोशिश की ब्राह्मण से, कि भैया पढ़, ये सम्राट अशोक ने क्या लिखवाया है, तो नहीं पढ़ पाए ब्राह्मण। तो उस समय और उसके बाद में ये मौर्यंस का इतिहास लिख रहे थे, विष्णु पुराण में, क्या लिखेंगे ये सही? तो इसीलिए दोस्तों, इन किताबों के हवाले से अगर कोई आपको मौर्यंस की बताए कि ये नीच हैं और ये दासी के पुत्र थे, तो आप समझिए कि ये आपका इतिहास बर्बाद कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये सारी किताबें जो हैं काफ़ी बाद की हैं, इससे हम कभी भी मौर्यंस का इतिहास नहीं पता लगा सकते। मौर्यवंशी शासन व्यवस्था और इतिहास के लेखन में जिन-जिन पुराणों का इस्तेमाल इतिहासकार करते हैं, उनकी काल प्रामाणिकता संदिग्ध है। ऐसी सामग्री इतिहास को खतरे में डालती हैं। जी हाँ दोस्तों, यही तो बात है कि जिनके पुरखे कभी ईरान तक शासन किया करते थे, आज उनकी हालत तो देखिए। और जो बोल रहा है कि भैया हमारे पुरखे तो तब भी भीख माँग के खाते थे, आज भी भीख माँग के खाते हैं, वो पूरे शासन-प्रशासन में बैठा हुआ है। यही तो सच आपको खोजना है कि कैसे? कैसे? भैया फिर हम कैसे पीछे हो गए हैं? सवाल तो ये है ना। इसलिए इतिहास आपको बहुजन इतिहासकारों से ही पढ़ना होगा। वो कभी आपको सच्चा इतिहास नहीं बताएँगे। वराह पुराण और स्कंद पुराण में रामानुजाचार्य का उल्लेख है। और ये रामानुजाचार्य आपको पता है ना, 12वीं-13वीं सदी का था। मैंने दिखाया था जब इस पर मैंने स्ट्रीम की थी साइंस जर्नी पे, कि रामानुजाचार्य जो है बौद्ध राजा, जो चोल बौद्ध राजा थे, उनके यहाँ जाकर बौद्धों से डिबेट किया करता था। बौद्धों से डिबेट करवाया था और उनको वो करवाया था। बौद्ध इस पर हँस दिए थे उसकी फिलॉसफी सुन के, कि भैया ये कितनी हवा फाकी मार रहा है, भूत-प्रेत का इलाज कर रहा है ये तो। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वराह पुराण और स्कंद पुराण में उस रामानुजाचार्य 12वीं-13वीं सदी की जब चर्चा है, तो क्या ये किताबें मौर्यंस की सही बात बता सकती हैं? नहीं बता सकती। अरे मौर्यंस तो उससे 1500 साल पहले हुए हैं, नहीं बता सकती ये किताबें उनका इतिहास। भविष्य पुराण में तो मुगल काल क्या, अंग्रेजों के काल का वर्णन है, विक्टोरिया का इतिहास भी उसमें दर्ज है। अब बताइए, भविष्य पुराण में महारानी विक्टोरिया का 17वीं-18वीं सदी की बात चल रही है, वो मौर्यंस के बारे में आपको सही जानकारी देंगी? नहीं देंगी। तो दोस्तों सवाल उठता है कि कैसे पता चले कि जब सम्राट अशोक ने अपने को मौर्य नहीं लिखवाया, चंद्रगुप्त ने अपने को मौर्य नहीं लिखवाया, बिंबिसार ने अपने को मौर्य नहीं लिखवाया, तो फिर ये मौर्य कैसे थे? कैसे पता चले ये?
तो दोस्तों इसकी भी जानकारी यहाँ पे है। दरअसल इनके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, वहाँ पे पाया गया है कि जो मोर था वो इनका टोटेम था, और मोर जो है ये ऑस्ट्रिको का होता है। ऑस्ट्रिक कौन है? ऑस्ट्रिक वो लोग हैं जो आज की डेट में आदिवासी कहे जाते हैं। आज की डेट में जिनको कहा जाता है कि ये लोग जंगलों में रहते हैं, जो एसटी वर्ग कहे जाते हैं, इनको कहा जाता है। तो ये उनकी भाषाओं में आज भी पाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि मौर्यंस जो हैं सिर्फ़ एसटी में थे। दरअसल ये उनकी जो संतानें हैं आज एससी में भी हैं, ओबीसी में भी हैं। इसलिए हैं क्योंकि एक राजवंश जो जो 1500 2000 जो 2500 साल पुराना जो राजवंश होता है, उसकी बहुत सी ब्रांचेज़ 2500 साल में विखंडित होती है। और जो शहरी क्षेत्रों में भी जिनको दबाया गया, जो सोचिए जिन राजाओं का इतिहास दबा दिया गया, तो आज के जो दबे हुए लोग हैं, दरअसल ये वही उनकी संतानें हैं, जिनको उन्होंने इनको भी दबाया, इनके इतिहास को भी दबाया है दोस्तों। ये है एक्चुअल सच्चाई। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि संताली, मुंडारी, हो, मोन, सबर, मलय आदि ऑस्ट्रिक भाषाएँ हैं। ये भाषाएँ हज़ारों हजार मील की दूरी पर हैं। अचूक एकता है इनमें, मगर आस-पास की सटी भाषाओं से एकदम बेखबर। दोस्तों ये होता है भाषा विज्ञान। इससे एक-एक शब्द से चीज़ें बाहर निकल आती हैं। ये देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसमें यहाँ पे आप साफ-साफ यहाँ पे मोर देख सकते हैं। ये आप मोर देख सकते हैं कि ये जो मोर है, ये मौर्यंस में पाया गया है। इनका टोटेम हुआ करता था। इससे पता चलता था कि ये मौर्यंस हैं। जिसका गरुड़ हुआ करेगा, उसका आप समझेंगे कि उनका टोटेम गरुड़ है। किसी का स्नेक हुआ करेगा। मौर्यंस का मोर हुआ करता था टोटेम। इस कारण से इतिहासकारों ने इन्हें मौर्य कहा है। आज के जो लोग अपने को मौर्य सरनेम लगाते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि हम सरनेम मौर्य कब से लगा रहे हैं। उन्हें जब आप पीछे जाइएगा ना 50 साल पीछे, तो वो कोई अपने को महतो लिखता हुआ पाया जाएगा। कोई कुछ और लिखता हुआ पाया जाएगा। ये प्रचलन भी सम्राट अशोक का इतिहास बाहर आने के बाद से बढ़ा है। महतो जो त्रिपिटक में महतो को महान कहा गया है, ये भी एक उपाधि हुआ करती थी। तो ये जितने भी आज के जो पिछड़े, अति पिछड़े, जिनको शूद्र कहते हैं, जिनको ये दलित कहते हैं, ये जिनको आदिवासी, ये सभी जो हैं, ये मौर्यंस की इस की संतानें हैं, इस वर्ग में आती हैं और इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं। तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि देखिए एकता का सूत्र इन्हें कैसे बाँधता है, मोर को संताली में मराक, ये भाषा विज्ञान से बता रहे हैं कि संताली में मराक, मुंडारी में मरा, हो में मर, मून में मराक, सबर में मर, मलय में मेर आदि कहा जाता है। मौर्य गण का नस्ल सिद्धांत यहीं से प्रतिपादित होगा। और दोस्तों देखिए कैसे चेंज करके मौर्य को इन लोगों ने संस्कृत में मौर्य बना दिया और फिर उठा के इन लोगों ने कुछ और का और बताना शुरू कर दिया। 1915 तक सम्राट अशोक को ये ब्राह्मण नहीं जानते थे, बताइए। अंग्रेज आके खोजते हैं और आज ये हमें सम्राट अशोक का और सम्राट चंद्रगुप्त का इतिहास बताने चले हैं कि उनका गुरु एक ब्राह्मण चाणक्य हुआ करता था। समझिए दोस्तों कितना बड़ा षड्यंत्र है। ये समझना होगा आपको। आगे देखें। अब ये आप यहाँ पे एडिक्ट्स ऑफ अशोका देख रहे होंगे। सम्राट अशोक के जो रॉक एडिक्ट्स हैं इन क्षेत्रों में पाए गए हैं। समझ सकते हैं कि जहाँ पे इनके पाए गए हैं रॉक एडिक्ट्स, तो इसका मतलब कि इनका शासन इससे भी कितना आगे तक होगा। क्योंकि अक्सरहा बॉर्डर पे शिलालेख नहीं लिखवाया जाता है। शिलालेख वहाँ पे लिखवाया जाता है जो बहुत ज़्यादा सुरक्षित एरिया हो। बॉर्डर तो आपका काफ़ी आगे तक हो सकता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत के इतिहास में कोई ऐसा सम्राट नहीं हुआ जिसकी इतनी बड़ी सरहदें हुआ करती थी। यहाँ पे ये लिखते हैं कि पश्चिम में हिंदकुश से पूरब में बंगाल तक, उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। प्राचीन भारत का कोई भी सम्राट इतने विस्तृत क्षेत्र का स्वामी नहीं था। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है, दोस्तों, डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि 2000 साल से भी पहले भारत के प्रथम सम्राट ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ की आहें भरते रहे, तथा जिसे 16वीं 17वीं सदी के मुगल बादशाह भी कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सके थे। दोस्तों ऐसे थे मौर्यंस एम्पायर, ऐसे थे सम्राट अशोक, जिनकी सरहदें तोप
गोला, बंदूक, बारूद लेकर भी अंग्रेज नहीं हासिल कर पाए थे, उन सरहदों को उन्होंने उस समय हासिल किया था। ऐसे सम्राट का इतिहास 1915 तक भारत में कोई नहीं जानता था और हमारे यहाँ बताने वाले ऐसे-ऐसे गपोड़े बैठे हैं, जो 17 लाख साल कलयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और सतयुग का इतिहास हमें बता रहे थे। और इतने महान, इतने बड़े राजा का इनको इतिहास ही नहीं पता था। आज हमें बताने चलते हैं कि इनके गुरु ब्राह्मण थे। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझनी होगी। अशोक के राजपद का आदर्श था कि हर समय और हर जगह दोस्तों इन्होंने अपने शिलालेख पे ये लिखवाया है। लोग कहते हैं कि वो क्रूर शासक थे। अभी हाल ही में एक बंदा औरंगज़ेब से तुलना कर रहा था। ये उन्होंने अपने शिलालेख पे लिखवाया है दोस्तों। आपको बताइए आज की डेट में कोई शासक अपने शिलालेख पे ऐसी बातें नहीं लिखवाया है जो सम्राट अशोक लिखवाते हैं। देखिए क्या कहते हैं ये। अशोक के राजपद का आदर्श था कि हर समय, हर जगह पर मुझे जनता की आवाज़ सुनने के लिए बुलाया जा सकता है। ये बोल रहे हैं कि मुझे बुलाया जा सकता है हर जगह, हर पल। चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे मैं अंतःपुर में हूँ। अंतःपुर मतलब अपने शयन कक्ष में, अपने रानी पटरानियों के साथ हूँ, उस समय में भी। मैं सो रहा हूँ या अपने उद्यान में हूँ, मेरे राज्य के अधिकारी जनता की कोई भी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। सर्वलोक हित ही मेरा कर्तव्य है। सर्वलोक हित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं है। ऐसे थे सम्राट अशोक और आज कुछ धूर्त लिखते हैं कि ये औरंगजेब से तुलना करते हैं और जो राजा अपने शिलालेख पर ये आदेश दिलवाता है, पब्लिक को कहता है, आप खुद पढ़ो कि मैंने आपसे कहा है कि आप किसी भी वक्त हमसे मिल सकते हो, यहाँ तक कि जब मैं अपने बीवी के साथ भी अंतःकक्ष में हूँ, तब भी आप मुझे बुलवा सकते हो। यहाँ तक वो परमिशन देते हैं। आप समझ सकते हैं कि वो शासक प्रजा के लिए कितने तत्पर रहे होंगे और कैसी अशोक की सत्ता रही होगी। सम्राट अशोक जो हैं, ये एक ऐसे शासक हैं जिन्होंने इंसान तो इंसान, पशुओं तक के लिए चिकित्सालय बनवाए। आप जिसका आज गुणगान करते हो कि भारत में चिकित्सा व्यवस्था अच्छी थी, साथियों आपको जानना होगा कि ब्राह्मण धर्म में चिकित्सा का कोई स्थान ही नहीं है। ब्राह्मण धर्म में चिकित्सक को कहा सबसे नीच माना गया है। मूर्ति कला बनाने वाले शिल्पकार को नीच माना गया है, उनका कुछ लेना-देना ही नहीं चिकित्सा से। दोस्तों, मेगास्थनीज की इंडिका ने लिखा है कि जो चिकित्सक थे वो जंगलों में रहा करते थे, उनको शमन कहा है। शमन, शमन कहा गया है, ब्राह्मण नहीं कहा गया है, उनको शमन कहा गया है। उनको किसी ब्राह्मण धर्म का नहीं कहा गया है, क्योंकि उसमें तो उसने चर्चा भी नहीं की है कि किसी ब्राह्मण धर्म, उनको शमन बताया है। और जबकि इनके मनुस्मृति में साफ-साफ चिकित्सकों को गाली दी गई है। ये तक कहा गया है कि भई चिकित्सक का जो खाना खा ले ना वो पीप के समान होता है, नीचा हो जाएगा, नहीं खाना चाहिए उसके घर का खाना, ये तक कहा गया है। तो ये जो है आप समझ सकते हैं कि चिकित्सक की परंपरा शमण की परंपरा थी, बौद्धों की परंपरा थी, जैनों की परंपरा थी, आदिवासियों की परंपरा थी। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पशुओं तक की चिकित्सालय बनवा रहे हैं। ये सम इन्होंने अपने जो आप पढ़ेंगे गिरनार का इनका जो अभिलेख है पहला और दूसरा ये जब आप पढ़ते हैं उसमें आप पाएँगे ये चीज़। यहाँ लिखते हैं, सम्राट अशोक ने जगह-जगह मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए और कुएँ खुदवाए, सड़कें बनवाई, सड़कों पर पेड़ लगवाए। अशोक अपने जनहितकारी कार्यों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। और उस क्षेत्र में इनकी जोड़ का दूसरा शासक इतिहास में मिलना कठिन है। दोस्तों ये कोई हम लोग किताब देख के नहीं बोलते हैं, ये सारे उनके रॉक एडिक्ट्स पे, उनके शिलालेखों पर ये बातें लिखी हुई मिली हैं और वो शिलालेख आज से 2200-2300 साल पुरानी है। उसको कोई ना मिटा सकता है, ना मिलावट कर सकता है दोस्तों। जो उन्होंने लिखवाया वही चीज़ आज मिल रही है। ये कागज़ के पन्ने नहीं हैं जो 50, 60, 70 साल में गल जाएँ, फिर किसी और की सत्ता आए और वो उन्हीं बातों को अपने हिसाब से लिखवा ले। ब्राह्मणीकरण कर दे, कुछ भी कर दे, जैसे मन करे और कहे कि नहीं उनने लिखवाया है, फिर मिलावट करना, ऐसा नहीं है। ये पत्थर को खोद के लिखी गई, पत्थर के सीने को चीर कर लिखी गई उनकी आवाज़ थी, जो आज भी जब हम पढ़ते हैं तो सीधे ऐसा लगता है कि सम्राट अशोक अपने मजबूत आवाज़ में दहाड़ रहे हों। तो दोस्तों ऐसे थे सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध जिसके लिए उन इन पर कुछ लोगों ने कहा कि बड़ा क्रूर शासक थे, लोगों की हत्या करवाएँ।
अरे पूरी दुनिया में जितने भी शासक हुए हैं सब ने क्रूरता की है। किसी ने भी लड़ाई के बाद से ये नहीं कहा कि हमारा जो दुश्मन था उसके जो लोग मारे गए उसके लिए संवेदना व्यक्त नहीं की। लेकिन सम्राट अशोक ऐसे शासक थे जिन्होंने जब कलिंग की लड़ाई की उसके बाद से जो जो इनके लिए दुश्मन थे उसके लिए भी ये एक अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि यार इतने लोग मर गए, इस लड़ाई में क्या रखा है यार? भले ही मेरे दुश्मन थे लेकिन इतने लोग मर गए। वो जो दुश्मन थे उसके लिए भी ये संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये कोई क्रूर शासक की पहचान नहीं होती है, लेकिन एक धूर्त वर्ग है जो इस बात को ऐसे दिखाता है कि वो क्रूर शासक थे। अरे मूर्ख, वो क्रूर शासक नहीं थे, ये एक सफल शासक थे। ये एक ऐसे संवेदनशील शासक थे जो अपने दुश्मन के लिए भी उस लड़ाई के बाद से संवेदना व्यक्त कर रहा है। एक तरफ ये धूर्त कहते हैं कि बौद्ध जो लड़ाई नहीं करते, अरे बौद्ध लड़ाई नहीं करते तो फिर ये सम्राट अशोक क्रूर कैसे हो गए? सम्राट अशोक जो है उनकी सरहदें इतनी बड़ी कैसे हो गई? ये सवाल खड़ा करना लाज़मी है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने ये चीज़ महसूस किया कि यार दुश्मन ही सही है तो वो भी इंसान ना। कब तक हम किसी का गला रेत कर, किसी की हत्या करके हम अपनी चीज़ों को उसके ऊपर थोपेंगे कि मेरे अंडर मेरी बात मानो। उससे तो बेहतर है कि हम उनको एक ऐसा आदर्श दे दें, हम उनको एक ऐसी एक विचारधारा दे दें जो ऑटोमेटिकली मानवता के लिए वो समर्पित हो जाए। फिर मैं वहाँ पे शासन न भी कर रहा हूँ, तो भी वो जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही करे। और इसके लिए उन्होंने बुद्ध धम्म को उठाकर पूरे विश्व में फैला दिया। उनके इंस्क्रिप्शन इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने 9 व्यक्तियों को अलग-अलग क्षेत्रों में भेजा था। आज का जो सीरिया है, जो ग्रीक है, इन क्षेत्रों में उनके बौद्ध भिक्षु गए थे। और आप तो जानते ही हैं कि चीन, जापान, कोरिया ये सब कभी अफ़गानिस्तान से लेकर ईरान ये कभी बौद्ध क्षेत्र हुआ करते थे। श्रीलंका में इनके बच्चे गए और वो देश पूरा बौद्धमय हो गया था। तो यहाँ पे इनके शासन नहीं गए। इन्होंने कभी बह न तलवार का जोर दिखाया, न 72 सलवार का जोर दिखाया। इन्होंने क्या दिखाया? इन्होंने धर्म भिजवाया। और आगे मैं आप लोगों को साइंस जर्नी पे वीडियो रिलीज करने वाला हूँ, अभी कल शाम को रिलीज होगा, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि विदेशों में धम्म कैसे पहुंचा। आज चूंकि मैं सम्राट अशोक पे फोकस कर रहा हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ यहीं तक सीमित रहूंगा। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने जो गंगा घाटी के धम्म, जिसको हिंदी में धर्म कहा जाता है, यानी कि बौद्ध धम्म को उठाकर विश्व धम्म का रूप दे डाले। लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों को लागू किए और अशोक ने बुद्ध के सिद्धांतों को लागू किए तथा इस सिद्धांत पर चलकर वे दुनिया में वो मुकाम और शोहरत हासिल किए जो कम ही सम्राटों को नसीब हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी तो आज हम सम्राट अशोक की बातें कर रहे हैं। जिस दार्शनिक और दर्शन की खोज में सम्राट अशोक के पिता यूनान तक अपनी आंखें गड़ाए हुए थे, अशोक की आंखों ने वो दार्शनिक और दर्शन यही भारत में ही खोज निकाले। दोस्तों ये बात समझनी होगी, क्योंकि बिंबिसार हों या चंद्रगुप्त हों, इनके समय में विदेशी राजदूत भी आकर रहा करते थे पाटलिपुत्र में और वहां के दर्शनों की चर्चा होती थी। सम्राट अशोक ने यह पैटर्न ही बदल दिया। अब भारत में बाहर के दार्शनिक और राजदूत आने की बजाय अब भारत के लोग विदेशों में जा रहे थे और विदेशी जो हैं वो भारत के लोगों को बुला रहे थे अपने पास। चिट्ठियां लिख रहे थे, खत लिख रहे थे, पैगाम लिख रहे थे, भारत में भिजवा रहे थे कि प्लीज अपने यहाँ के जो आपके जो दार्शनिक लोग हैं उनको हमारे यहाँ भेजें। और यहाँ से लोग गए भी, धम्मरक्षित गए थे। मातंग कश्यप गए थे, पहली सदी में चीन में गए थे। स्पेशल उनको बुलवाया था चीन के राजा ने। तिब्बत के राजा ने जो गोप सौतंगे थे, नाम थोड़ा सा इनका देखना पड़ेगा, उन्होंने बुलाया था 7th सेंचुरी में और उसके बाद से तो लड़ी लग गई थी भारत से जाने की। यहाँ पे कोई शासक नहीं जा रहा था, न तलवार का जोर था सामने वाले पर कि भैया गर्दन कट जाएगी अपना ले, ऐसा कोई जोर नहीं था। न ही साम्राज्यवाद था। यहाँ दूसरे देश के लोग भारत की उस सच्चाई को जान लेना चाहते थे कि अरे ऐसी क्या चीज है यार कि ये इतने हैप्पी लोग हैं। और आज देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कैसे नीचे चला गया है, नीचे से टॉप 10 में आ गया है भारत। ये हालत हो गई है हम लोगों की। और एक वो समय था जब पूरी दुनिया परेशान थी कि यार भारत के लोग कैसे खुशहाल हैं। वो भारत से
ऐसे दार्शनिकों को बुला-बुला कर अपने देश में बुला रहे हैं, वहाँ पे बौद्ध मार्ग का प्रचार करवा रहे हैं खुद ही। क्या आपने दुनिया में कभी सुना है ऐसा? कि कोई दूसरे देश से क्या भारत के लोग कभी दूसरे देश से बुलाकर अपने यहाँ कोई किसी धर्म को अपनाए हैं? नहीं। यहाँ तो कहा जाता है कि मुस्लिम आए, उन्होंने कहा कि भैया जान बचानी है तो मुस्लिम बन जा, ऑप्शन दिया, तो लोग मुस्लिम बन गए। कुछ लोग इसलिए मुस्लिम बन गए कि उन्होंने ब्राह्मण धर्म से तंग आ गई। लेकिन कभी भी कोई ऐसा नहीं था कि जहाँ पे ऑलरेडी उनका धर्म था, फिर भी वो सब चीज़ त्याग कर और बौद्ध मार्ग को अपनाने के लिए बेचैन थे। ऐसे थे सम्राट अशोक। तो ये दोस्तों ये भारत का इतिहास है। आगे अभी देखिए मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे पड़े हैं। उन्होंने भिक्षुओं के लिए पाषाणों को कटवाकर, पत्थरों को कटवाकर गुहाएं बनवाई। बौद्ध परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूपों का निर्माण कराएं और जगह जगह स्तंभ खड़ा किए जिनकी चमक शानदार है। अशोक स्तंभ कारीगरी के अनोखे नमूने हैं। 40-50 फीट ऊंचा एक ही पत्थर के बने हुए जिनकी चिकनाई से प्रत्येक युग के वासी चकित होते आए हैं। सारनाथ स्तंभ पर सिंहों की जैसी शक्ति का प्रदर्शन है, उनकी फूली हुई नसों में जैसी स्वाभाविकता है। यह न केवल उस देश के बल्कि समस्त संसार के मूर्ति विन्यास में अप्रतिम है। जी हाँ दोस्तों, आज भी अगर आप सारनाथ म्यूजियम में जाएंगे और वहां पे जो चतुर्मुख सिंह है, उसको जब आप देख लेंगे ना, उसके जो नसें एक-एक नसें उबाल जो मारती है, उसको देख के आपको आपका इतिहास याद आ जाएगा। कैसे थे हमारे सम्राट अशोक। ये यहाँ पे मैंने चित्र भी दिखाया है। ये देखिए ये ईसा से 250 साल पहले की बनी हुई ये मूर्तियाँ हैं। इनकी एक-एक शेरों की नसें दिखती हैं अगर आप नज़दीक से जाएँगे देखने तो। और भारत ने इसे अपना प्रतीक चिन्ह, राष्ट्र प्रतीक चिन्ह बनाया है। आप समझ सकते हैं आज भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह मौर्यन से चल रहा है दोस्तों। ये जो चक्र देख रहे हैं, धम्मचक्र देख रहे हैं, ये जो तीलियाँ हैं, ये इन तीलियों को जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके बीच में डाला गया है दोस्तों। ये है उपलब्धियां मौर्यंस की। और इन मौर्यंस को गायब कर दिया गया था इतिहास से गायब कर दिया गया। और हमें क्या परोसा गया? कथा कहानी परोस रहे हैं लोग, और वो लोग आज हमें बताते हैं भारत का इतिहास सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग दोस्तों। तो ये समझना पड़ेगा हमें। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, याद कीजिए भारत का वो स्वर्ण युग। तब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी जम्बूद्वीप के हिस्सा थे। कोई शरणार्थी नहीं, सभी यहीं के नागरिक। अब बात आती है विदेशी इतिहासकारों ने क्या कहा है। तो चार्ल्स एलेन का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। बहुत विदेशियों में सबसे जो एक प्रामाणिक इतिहासकार कहे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक इतिहासकार कहे जाते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी 2012 में जिसका नाम है अशोक द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर। और इसमें इन्होंने लिखा है कि भारत के जो हिंदू मंदिर सर्वाधिक प्रमुख हैं, वे बुद्धिस्ट संरचना है। दोस्तों ये विदेशी एक स्कॉलर जो है वो आता है भारत में, रिसर्च करता है, डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है। इन्होंने बुद्धा पे भी, जो बुद्धा के जो बोन्स मिले हुए हैं, बोन्स ऑफ बुद्धा, उस पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। भारत आए थे, एक-एक चीज़ रिसर्च कर करके इन्होंने दिखाया था। तो उन्होंने भारत के मंदिरों का भी रिसर्च किया और रिसर्च करके इन्होंने बताया कि जितने भी भारत के आज प्रमुख, सर्वाधिक प्रमुख, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे तिरुपति बालाजी हो गया या इस तरह के जितने भी हो गए, विट्ठल वाला हो गया, पंढरपुर का, ये इन सब को इन्होंने बताया कि ये बुद्धिस्ट संरचना है दोस्तों। आज इन लोगों ने इसको हिंदू मंदिर बना लिया है। ये लिखते हैं, ये हम लोगों के आंकड़े नहीं हैं। आगे देखें। उदाहरण के रूप में वे कहते हैं कि जो मंदिर भारत के 4 कोनों पर स्थित है, उसे ही लिया जा सकता है। एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में ये देखिए क्या लिखते हैं। उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विठलनाथ में या तो बुद्ध की मूर्तियों को देव छवि में या लिंग में परिवर्तित किया गया है दोस्तों। ये देखिए, अब ये बात जो है कौन लिख रहा है? चार्ल्स एलन लिख रहे हैं, जो दुनिया के टॉप मोस्ट इतिहासकारों में से एक हैं, जो भारत के भी नहीं है, जो बुद्धिस्ट भी नहीं है,
दोस्तों कि कोई बुद्धिस्ट अपनी बात लिख रहा है। एक स्वतंत्र इतिहासकार है, वो ये बातें आता है, रिसर्च करके लिखता है। क्या लिख रहा है? उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा, पंढरपुर का विठलनाथ एग्जाम्पल देता है कि ये बुद्ध की मूर्तियों को देव छपी या लिंग में, लिंग परिवर्तन मतलब पुरुष से स्त्री बना दिया गया है, यानी देवी बना दिया गया है, ऐसे परिवर्तित किया गया है। ये आपको मिल जाएगा दोस्तों, ये किताब आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब बात करते हैं फाहियान की। ये आए थे 399 ईस्वी में भारत में। ये घटना सन 4008 की है। फाहियान पाटलिपुत्र में मौजूद थे। वो अप्रैल महीने की 19 तारीख थी, 19 तारीख थी अप्रैल महीने की, 408 ईस्वी की बात चल रही है दोस्तों। दिन रविवार था, संडे का दिन था। आप सोच रहे होंगे कि ये डेट कैसे पता चल गई है, वो अभी बताएंगे कैसे पता चली है दोस्तों। पूरा पाटलिपुत्र अशोक जयंती के जलसे में डूबा हुआ था, जो इस बार 9 अप्रैल को आने वाला है दोस्तों। ये चीज इन्होंने बताया है कि जब मैं 5वीं सदी यानी 4008 ईस्वी में मैं गया था, तब सम्राट अशोक की जयंती पाटलिपुत्र में जलसे मतलब जलसे में डूबा हुआ था, पूरा पाटलिपुत्र मना रहा था दोस्तों। आज जो आपको ना ये अष्टमी की जगह नवमी करके जो राम का जो मनाया जा रहा है, इसको कोई जानता तक नहीं था दोस्तों। दरअसल ये राम तो फर्जी में खड़ा किया गया है। असली जो जयंती है जस्ट उसके एक दिन पहले अष्टमी के दिन सम्राट अशोक की मनाई जाती थी दोस्तों। ये भारत का इतिहास है। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, इस जानकारी को पहुंचाइए कि ये जो रामनवमी जो आपको नवमी चैत्र शुक्ल नवमी जो मनाई जा रही है, ये भारत में नहीं मनाई जाती थी दोस्तों। चैत्र शुक्ल अष्टमी मनाई जाती थी और वो सम्राट अशोक का बर्थ डेट था। इस बात की पुष्टि किया है फाहियान ने। ये 4th और 5th सेंचुरी किसका दौर था, याद है आपको? मैं बताता हूँ। ये वो दौर था जिसको गुप्त वंश का कहा जाता है, और लोग दावे करते हैं कि भैया 4th 5th सेंचुरी में गुप्तों का राज हुआ करता था। कुछ लोग ये दावे करते हैं कि वो हिंदू सम्राट थे। अरे हिंदू सम्राट थे तो पूरा पाटलिपुत्र सम्राट अशोक की जयंती मना रहा था, राम की जयंती नहीं मना रहा था। जस्ट ये चैत्र शुक्ल अष्टमी की बात है दोस्तों। आगे देखें, फाहियान ने इस जलसे का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किए हैं। सुनिए क्या लिखते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने ये डेट फाइंड आउट की है, वो मैं बता देता हूँ। तब भारत में शक संवत प्रचलन था दोस्तों। आप जानते हैं कि 11वीं सदी में जब अलबरूनी भी आया तो उसने इतनी मोटी किताबें, कितनी सारी किताबें लिखी, और हर किताब में उसने शक संवत ही प्रयोग किया दोस्तों। 5th सेंचुरी में, 4th सेंचुरी में शक संवत प्रयोग हो रहा है, 11th सेंचुरी में शक संवत प्रयोग हो रहा है। जितने इंस्क्रिप्शन मिले हैं कुषाणों के बाद, सब पे शक संवत प्रयोग हुआ है। कुषाणों के ही नहीं, गुप्तों के भी मिले हैं और भी राजाओं के मिले हैं, सबने शक संवत ही प्रयोग किया है। तो दोस्तों भारत में उस समय शक संवत ही चला करता था, और इसीलिए जब सम्राट अशोक का आप डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे तो आपको शक संवत इस्तेमाल करना होगा। कुछ लोगों ने बेवकूफी कर दी, शक संवत की जगह विक्रम संवत निकाल दिए। जब विक्रम संवत निकाल दिए तो कुछ और ही 15-20 दिन इधर उधर खसका दिए थे। ऐसे भी है ना भारत में धूर्त लोग, जो ये बताते हैं कि नहीं नहीं, हिंदू कैलेंडर तो विक्रम संवत है। अरे वो भी चोरी का माल है तुम्हारा, वो भी बौद्धों के ही देन है, उसके भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल चुके हैं, वो भी बुद्धिस्टों का ही है, लेकिन प्रचलन में शक संवत ही था। तो यहाँ पे आप देख, और विक्रम संवत के प्रमाण भी नहीं मिलते, 9वीं 10वीं सदी 11वीं सदी से पहले भी नहीं मिलते। खैर, तो ये देखिए कैसे निकाला गया इनका जन्म, डेट ऑफ बर्थ। 408 ईस्वी का शक संवत में रूपांतरण 330 होगा। शक संवत 330 में चैत का, अब 330 क्यों होगा, क्योंकि आपको वो माइनस करना होगा ना, 78 एडी से तो चलता है ना शक संवत, वो माइनस करना होगा। शक संवत 330 में चैत का अधिमास लीप मंथ था। अधिमास आप समझते हैं ना, 15 दिन का, हर 3 साल पे 5-5 दिन, 360 दिन होता है ना। इनमें जो है शक संवत में 360 का वो होता है, एनुअल होता है। तो ये देखिए, ये ईसा की पहली सदी में एक कैलेंडर बना, और ये इतने चतुर लोग थे कि इनको ये, इन्होंने, इनकी गणना इतनी स्ट्रांग थी कि इन्होंने उस समय ये बात पता लगा ली कि 360 का हमारा साल तो बन रहा है, लेकिन 5 दिन होना 365 चाहिए, 5 दिन कम पड़ रहा है। तो ये ना हर 3 साल के बाद से एक अधिमास लगा देते थे 15 दिन का, 30 दिन का एक दिन महीना होता था। तो जैसे ही 15 दिन होता था तो उसको अधिमास कहते थे, और चैत महीने के साथ उस तीसरे साल पर जोड़ देते थे।
जैसे आजकल हम लोग फ़रवरी हर 4 साल में ग्रेगोरियन कैलेंडर में लीप ईयर मेंटेन करने के लिए 28 की जगह 29 कर देते हैं, 1 दिन बढ़ाते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, हर 3 साल के बाद से 5 दिन बढ़ा देते थे। अच्छा, इस्लाम में 6ठी-7वीं सदी में हिजरी संवत की बात आई और सोचिए 7वीं-8वीं सदी में ये लोग बना रहे थे कैलेंडर और 360 का ही बनाए। ये लोग कैलकुलेशन 5 दिन का जो शॉर्ट था उसको नहीं मेंटेन कर पाए। आज भी वो एरर उनमें चल रहा है। तो ख़ैर वो हमारा टॉपिक भी नहीं है, यहाँ हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में गणना पद्धति जो है बौद्धों की कितनी स्ट्रॉन्ग थी, ये बस आप यहाँ से देख लीजिए। तो वहाँ पे अब ये सवाल आता है कि कैसे अधिमास था? इसका सूत्र है 330 में 12 का गुणा कीजिए क्योंकि 12 महीने होते हैं, फिर 19 से भाग दीजिए। यदि शेषफल 9 से कम होगा, ये आंकड़ा है काउंट करने का जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने विकसित किया है। गणना करने पर शेषफल 8 आता है, साबित हुआ कि शक संवत 330 अर्थात 408 एडी में अधिमास था। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ये देन है कि इन्होंने सम्राट अशोक का जन्म डेट जो है, इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से शक संवत के आधार पर खोज निकाला है। आगे ये लिखते हैं, अब जानिए कि किस महीने में अधिमास था। इसके लिए 2 सूत्र हैं। पहला यह कि शक संवत 330 में 1666 को घटाइए, फिर 19 का भाग दीजिए। यदि शेषफल 3 है तो समझिए कि वह चैत का अधिमास था। दूसरा सूत्र यह है कि शक संवत 330 में 928 घटाइए, फिर 19 का भाग दीजिए। दोस्तों मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, क्योंकि उसमें जब हम जाएँगे ना तो फिर आधे घंटे और लगने हैं उसमें। तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। फिर 19 का भाग दीजिए, यदि शेषफल 9 है तो समझिए कि वह चैत का अधिमास था। दोनों सूत्र से जाँचने के बाद पता चलता है कि 408 एडी में चैत का अधिमास था, अर्थात 2 चैत साथ-साथ लगे थे। तो इस तरह से पता चला उस समय। अच्छा, फहियान ने लिखा है कि पाटलिपुत्र में प्रत्येक साल सेकंड मून में 8वीं तिथि को जुलूस निकलता था। सुनिए दोस्तों, प्रत्येक साल सेकंड मून में 8वीं तिथि को जुलूस निकलता था। 408 ईस्वी में सेकंड मून में 8वीं तिथि चैत शुक्ल अष्टमी होगी दोस्तों। इसीलिए कि उस साल चैत अधिमास था। फहियान ने जुलूस का सविस्तार वर्णन भी किया। अब देखिए फहियान ने आगे क्या लिखा है। फहियान लिखते हैं, इस दिन 4 पहिए का रथ बनता था। 2 पहिए नहीं दोस्तों, 4 पहिए का रथ बनता था। सम्राट अशोक का देखिए कैसे बर्थडे मनाया जाता था उस समय 5th सेंचुरी में। पाटलिपुत्र में है। उस राजा के कालखंड में जिस राजा को ये हिंदू बताते हैं, बताइए वो सम्राट अशोक का जयंती मनाता था। राम उनको नहीं मना रहा था। ये बात आ रही है यहाँ पे, ये देखिए। तो 4 पहिए का रथ बनता था। रथ 20 हाथ ऊंचा था और स्तूप के आकार का बनता था। बीच में बुद्ध की मूर्ति होती थी। बड़े पैमाने पर लोग जुलूस में शामिल होते थे, नाचते गाते थे। प्रमुख लोग औषधालय स्थापित करते थे, गरीब अपंग अनाथ विधवा आदि की सहायता करते थे, वैद्य बीमार लोगों की चिकित्सा करते थे। तो ये आप देख रहे हैं कि जो वैद्य है वो बीमार लोगों की चिकित्सा करते थे और ये पूरा का पूरा बौद्धों का सिस्टम आ रहा है, क्योंकि चिकित्सक को तो गाली देते हैं ब्राह्मण धर्म में, उनका तो कुछ है ही नहीं चिकित्सा से। बाद में उन्होंने जबरदस्ती कब्जा लिया आयुर्वेद आयुर्वेद कर कर करके, उसमें भी ब्राह्मणीकरण कर दिया उसका। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से सम्राट अशोक का जन्म तिथि जो है फाहियान के नोट्स के आधार पर निकाली गई है। अच्छा, यही तो सम्राट अशोक भी करते थे। अशोक जयंती पर सम्राट अशोक की राह चलकर भारत की जनता अपने इस महानायक को सच्चे अर्थों में नमन करती है। फाहियान की पुस्तक का अनुवाद करने में जेम्स लेगी से थोड़ी चूक हुई कि उन्होंने सेकंड मून को दूसरा महीना लिख दिए। देखिए गलती कहाँ पे हुई थी। जेम्स लेगी जब ट्रांसलेट कर रहे थे तो सेकंड मून को उन्होंने सेकंड मंथ लिख दिया था। परिणाम यह हुआ कि भारत के इतिहासकारों ने उसे बैसाख बना दिया। इसका सटीक अनुवाद रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम में हर्बर्ट ए गाइल्स ने किया है। सेकंड मून में 8वीं तिथि। अब ये जेम्स लेगी ने जो गलती की थी उसको रिवाइज करके सही किया था हर्बर्ट ए गाइल्स ने।
सेकंड मून की 8वीं तिथि शक संवत 330 में चैत शुक्ल अष्टमी होगी। आज 1 अप्रैल 2020 को भारत में अशोक जयंती मनाई जा रही है। तो ये 2020 में जब किताब लिखे थे तब इन्होंने बताया कि 1 अप्रैल को मनाई जा रही थी 2020 में, और इस बार 2022 में जो चैत्र शुक्ल अष्टमी है वो पड़ रहा है 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती है दोस्तों, कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भारत जो है दुनिया को बर्थडे मनाने का, आप समझ सकते हैं कि जो सम्राटों के बर्थडे मनाने का वो दिया है, गिफ्ट दिया है, इसने सिखाया है बर्थडे कैसे मनाते हैं। इतने बड़े बड़े रथ निकालता था, रथ तो आज भी ये लोग निकाल रहे हैं ना, उस पर तुम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कैसे हमारी संस्कृति को इन लोगों ने परजीवी बन के कब्जा कर रखा है। दोस्तों हमारे ही महापुरुष गायब है, हमारा ही इतिहास गायब है, कोई और वहां पे बैठा हुआ है काल्पनिक, और अपने लोगों को पता नहीं है, वो उसमें खोए हुए हैं, पता नहीं कब अपने महापुरुषों को खोजेंगे। दोस्तों ये चीजें ना हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी। अच्छा, फाहियान ने जिस अशोक जयंती को आंखों देखा हाल लिखा है वह 19 अप्रैल 408 ईस्वी में मनाई गई थी, क्योंकि अधमास लगा था तो 19 अप्रैल पहुंच गई थी। एस्ट्रेबो ने लिखा कि भारत में जन्मदिन मनाने की परंपरा मौर्य शासकों ने आरंभ की। लीजिए भाई साहब, ये एस्ट्रेबो जो है ना, ये पहली ईसा से पहली सदी पहले का बंदा है, ग्रीक का है। इसने अपने नोट्स तक में ये बात लिख दिया कि भारत में जन्मदिन मनाने की परंपरा मौर्य शासकों ने आरंभ की थी। सम्राट अशोक की जन्म तिथि के बारे में नए तथ्यों को खोजकर आज उन्हें जन्मदिन पर नमन करता हूं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने ये खोजा है, तो मैं भी उनको सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ये वैज्ञानिक आंकड़े प्रोवाइड कराए हैं। बहुत सारे ऐसे ढपोर संगत हैं जिनको शक संवत तो समझ नहीं आता, और विक्रम संवत में आपको पता ही है लफड़ा क्या है, 15 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है। कृष्ण पक्ष ही शुरू कर देता है, शुक्ल पक्ष पहले आता है शक संवत में, कृष्ण पक्ष बाद में आता है। विक्रम में पहले ही आ जाता है कृष्ण, शुक्ल बाद में आता है, 15 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है। तो वो उसकी गड़बड़ी करके कुछ लोगों ने इधर उधर कर दिया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने एक्यूरेट उनका जन्मतिथि फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, इसके बाद से जो है, ये आप प्रतीक चिन्ह तो देख ही रहे हैं। हाँ, अब एक और बात आती है कि भाई सम्राट, कहा जाता है कि सम्राट अशोक के जो बेटे हैं वो श्रीलंका गए थे, सबूत क्या है? तो सबूत भी मिला है। आपको पता है कि जब भी हम लोग इतिहास की बातें करते हैं तो हम लोग कथा कहानियों की बात नहीं करते हैं, हम लोग सॉलिड सबूत की बातें करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये लिखते हैं कि श्रीलंका के एक मामूली स्तूप के एक मामूली पत्थर पर, जो अम्पारा जिले के राजागला में स्थित है, इसका प्रमाण मिला है कि महेंद्र थेर श्रीलंका गए थे। लिखित प्रमाण मिला है दोस्तों, कोई वैसा नहीं है कि चित्र देख के कोई डायनासोर बता रहा है, कोई राइनासोरस बता रहा है, कोई चित्र देख के उसमें अपना बाबूजी ही बैठा दिया, हमारे ही ब्रह्मा जी हैं, हमारे ही विष्णु जी हैं, हमारे ही महेश है, कुछ भी कोई कहीं बैठा देता है, वैसा नहीं है दोस्तों। ये लिखित प्रमाण है। इस तरह से जो है भारत में या विदेशों में जो है बौद्ध सभ्यता इस तरह से खोजी गई है। सम्राट अशोक के सिर्फ एक पुत्र का पुरातात्विक सबूत मिलता है, जिनका नाम तीवर या तीवल था। ये पुरातात्विक प्रमाण है दोस्तों, शिलालेखों में जो है ना उनके किसी अन्य पुत्र का नाम नहीं मिला है। तीवर का नाम उनकी मां के नाम के साथ इलाहाबाद के स्तंभ लेख पर खुदा हुआ है। इलाहाबाद का आप लोग अगर गए होंगे तो देखे होंगे, वहां पे स्तंभ लगा हुआ है, उस पर उनके बेटे का नाम लिखा है और उनकी मां का भी नाम लिखा है। तीवर संभवतः अशोक का तीसरा पुत्र था, इसीलिए उसका नाम तीवर था। अब देखिए ब्राह्मण क्या करता है। ब्राह्मण जो है, जो ब्राह्मणिकल जो अपने को इतिहासकार बताता है, जिसको मैं गपोड़ी कहता हूँ, गपोड़ी इसलिए कहता हूँ कि वो हमेशा ही जो पाली के शब्द है उसको संस्कृत में उसका अर्थ ही बदल देगा। फर्जी की ये लोग डिक्शनरी बनाते हैं, हर पाली के शब्द को उठाकर उसका उल्टा अर्थ, उसका गंदा मतलब, गंदा इसलिए बनाना ताकि वो मौर्यंस को नीचा दिखा सके। भारत के जो मूल लोग थे, जो शासक प्रशासक थे, इनको नीचा दिखा सके, क्योंकि खुद तो ये कभी विदेश गए नहीं, समुद्र पार पर रोक लगा लिए, हमें तो विदेश जाना नहीं, अपने यहाँ इनके यहाँ भेदभाव थी, इनमें कोई भेदभाव नहीं। तो ये लोग कभी ऊपर तो उठ नहीं सके। आज और उल्टे जितने भी भारत के पुराने राजा थे उसका सब लोग मुस्लिम शासन काल में बर्बाद किए हैं। तो ये देखिए, ये तीवर नाम था। बताइए कोई राजा जो है अपने बेटे का नाम खराब थोड़े रखेगा। और ये देखिए,
जो भी हो, यह तो तय है कि एक पिता अपने पुत्र का नाम अच्छा-सा रखा होगा, मगर संस्कृत में तीवर का अर्थ वर्ण संकर पुत्र होता है। और आप जानते हैं कि इनके पूरे मनुस्मृति हो, इनके जितने भी धार्मिक ग्रंथ हो, इनके गीता में अर्जुन को इसी बात की चिंता है कि उसकी बीवियाँ जो हैं, जब ये सैनिक मर जाएँगे, तो उनके बच्चे जो हैं वर्ण संकर औलाद ना पैदा हो जाए। इनके मनुस्मृति में वर्ण संकरों को तो वो कहता है, ये चंडाल है, ये अधम है, ये है, ये वो है, गाली दे रहा है कि वर्णशंकर ही नहीं होना चाहिए। और यहाँ सम्राट अशोक के बेटे का नाम तीवर था और उसका संस्कृत में ये लोग अर्थ क्या बना दिया? वर्णशंकर। देखिए धूर्तता देखिए। सम्राट अशोक ने जो देवानपीय खुद को कहा, उसका अर्थ इन्होंने संस्कृत में क्या लिखा है बाद में? महामूर्ख। इस तरह से मौर्यों को आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ब्राह्मणिकन लोगों ने किस तरह से नीचा दिखाया है दोस्तों। हमारा इतिहास को पहले इन्होंने नीचा दिखाया। हमारे सम्राटों के नाम को इन लोगों ने महामूर्ख कहा, वर्णशंकर कहा, गालियाँ दी और उसके बाद से जो माँ होती है उसको बोल रहे हैं कि तो दासी थी, दासी पुत्र थे ये सब। ये ब्राह्मणों ने इतिहास दिया है। और आज के जो मौर्यन्स हैं, जो अपने को मौर्य की सम्राट अशोक की संतान बता रहे हैं, चंद्रगुप्त की संतान बता रहे हैं, वो जाके थाल बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं। अरे कब सुधरोगे भाई लोग? कब अपना इतिहास पढ़ोगे? क्यों आपका इतिहास गायब कर दिया गया? कब पढ़ोगे? कब आंखें खुलेगी? समझ में नहीं आता आपको? तो पढ़िए ना इतिहास। अरे ये किताबें पढ़िए ना एक बार। किताब का नाम है सम्राट अशोक का नया इतिहास। पढ़िए एक बार ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक लिखे हैं। एक बार पढ़ लीजिए। डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, जो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सब में बांटिए। एक बार लोग जाने तो सही अपना इतिहास कैसे बर्बाद किया गया है। ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर बताया जा रहा है। हवा में बातें नहीं हो रही। शास्त्र में कागज पर गपोड़ गाथाओं की बात नहीं हो रही है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखते हैं शायद इस अर्थ में सम्राट अशोक अपने पुत्र का नाम नहीं रखा होगा। ये संस्कृत वालों ने तीवर का अर्थ बिगाड़ दिया है। क्यों कोई बिगाड़ेगा भाई? ये तो समझना पड़ेगा ना। किसको इतना द्वेष था कि शब्दकोश में ही अर्थ बिगाड़ दे रहा है? शब्दकोश तो बाद में लिखा ना। अरे इसको तो लिखना पढ़ना नहीं आता था। मुस्लिम शासन काल में लिखना पढ़ना शुरू किया और मौर्यों को गाली दे रहा है। उनके अर्थ को बर्बाद कर रहा है। हर चीज का उल्टा लिख रहा है, गाली गलौज कर रहा है। तो द्वेष की भावना किसमें है दोस्तों? हेट न्यूज किसने फैलाया? शास्त्रों के माध्यम से। ये आपको समझना पड़ेगा। हम लोग जब सच बताते हैं तो कोई कहता है कि आप लोग हेट बातें करते हैं। नहीं दोस्तों, हम एक्चुअल इतिहास की बातें करते हैं। हेट न्यूज किसने फैला रखा है, ये आप जब किताबें पढ़ेंगे ना, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तब आपको पता चलेगा किसने हेट किया है भारत के एक्चुअल इतिहास से। आगे देखिए, जिस यूनान के सिकंदर का इतिहास में ढोल पीटा जाता है, उसी यूनान का दूत मेगास्थनीज ने बताया है कि पटना में मौर्यों के शाही महल के मुकाबले फारसी साम्राज्य के सूसा तथा एक बाटन के शाही महल कुछ नहीं थे। अब ये बात मेगास्थनीज खुद कह रहा है। अब देखिए, फारस की जो साम्राज्य था उसको दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य गाया गया है। क्यों गाया गया? क्योंकि मौर्यंस का साम्राज्य इन लोगों ने दबा दिया, ऊपर ही नहीं आने दिया। लेकिन उस समय जो है मेगास्थनीज कह के जा रहा है कि भाई मौर्यों के जो शाही महल है, मौर्यंस के जो शाही महल हैं, उसके आगे तो फारसी साम्राज्य के सूसा और एक बाटन के शाही महल कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इनके आगे। इतने धाकड़, इतने महान इनका महल हुआ करते थे। और यह वही फारसी साम्राज्य है जो सिकंदर के अपने साम्राज्य से 40 गुना बड़ा था। उनके महल जो हैं मौर्यंस के महल के आगे कुछ नहीं थे। अशोक का मूल्यांकन अभी बाकी है दोस्तों, वेट कीजिए, वो भी दिखा देता हूँ। लीजिए आगे दिखा देता हूँ। ये रहा। जिनका साम्राज्य दुनिया के 52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था, जिनका शासन दुनिया की 33% आबादी पर था, वो सम्राट अशोक थे दोस्तों। ये है सम्राट अशोक की सल्तनत। बाकियों के देख लीजिए ना, कस्बे भर के राजा हैं, उनको महाराजा, महाराजा, वीर प्रतापी बनाए पड़े हैं, और जिनका एक्चुअल इतिहास है उनको दबा रहे हैं ये। अब बात आती है कि सम्राट अशोक जो है, ये लोग जो है इनके दावे सुनिए। ये कहेंगे कि भाई सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख पे अपना नाम ही नहीं लिखवाया। ये भी बताते हैं, सोशल मीडिया में प्रचार करते हैं ये। अरे धुर, तो कभी शिलालेख पढ़ने आता है? पढ़ो ना एक बार। एक नहीं, कई कई जगह पे नाम लिखवाया उनने। सम्राट अशोक का वास्तविक नाम अशोक है। ये जो दंती सा होता है ना, स, ये है। ये तलाब्य श वाला इन लोगों ने जो प्रचार कर दिया है, ये दोस्तों अशोक का नाम नहीं है। ये फर्जी है, ये कृत्रिम नाम है। असली नाम जो है ना,
ये जो दंती स वाला श है, शो, अक, ये नाम है, ये नाम लिखवा के गए हैं। अब सम्राट अशोक अपना नाम गलत थोड़े लिखवाएँगे, हैं? इतना बड़ा महाराजा होगा, इतना बड़ा महाराजा इतने सारे शिलालेख लिखवा रहा है, उसका नाम वो अपना गलत लिखवा देगा, हैं? दंती स तलाबे स उसको नहीं आता होगा? अरे भाई साहब, उसका नाम ही अशोक था। इन धूर्तों ने उनका नाम बदल के शोक कर दिया, शोक कर दिया। बताइए, अरे अशोक नाम था उनका। ये देखिए, ये इन्होंने दिखाया है, एक मास्की का शिलालेख दिखाया है, वो अभी दिखा देता हूँ, मास्की का शिलालेख। और इन्होंने ये भी दिखाया है कि विष्णु पुराण में इन लोगों ने कैसे अशोक को अशोक लिखा है, जानबूझ के नाम बदलने के लिए। ये नाम बदलने में माहिर है दोस्तों। और ये सिर्फ नाम नहीं बदले हैं, नाम बदल के इन लोगों ने पहले उसको पेड़ भी बना दिया। आप भी आज भारत में जाओगे तो ये दिखाएंगे एक पेड़, कहेंगे ये अशोक का पेड़ है, ये अशोक वाटिका है। रामायण में लिखा नहीं ना, अशोक वाटिका, इन्होंने अशोक वाटिका भी बना दिया दोस्तों। तो ये ऐसे धूर्त लोग हैं, नाम बदल के अब पेड़ बना दिए सम्राट अशोक को, क्योंकि वो शिलालेख स्तंभलेख लिखवाया करते थे, उनको पेड़ बना दिए। और एक ऐसी घालमेल आपको ये प्रेजेंटेशन के बाद और दिखाऊंगा कि उनके जन्म पे ये कैसा घालमेल किए हैं पुराण में, आपको देख के मौज आ जाएगी दोस्तों। इनकी घालमेल आप देख के हंस पड़ोगे, वो भी दिखाऊंगा मैं आगे। तो ये आप देखिए, निष्कर्ष यह है कि अशोक का वास्तविक नाम अशोक था। संस्कृत में अशोक शब्द का संस्कार कर अशोक किया गया है। मतलब है कि अशोक मूल शब्द है और अशोक कृत्रिम है। दूसरे शब्दों में अशोक ही तत्सम है और अशोक इसका तद्भव है। अशोक से अशोक बना है। सीधी सी बात है, राजा जब अपना नाम लिखवाएगा, उसके बाद से ही तो तुमने बनाया है ना। पुराण पुराण बाद में लिखे हैं, तुमने नाम बदला है, तो तुम्हारी चीज बाद की है ना। तो यहाँ पे ये बात प्रमाण मिलता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्राकृत का संस्कार करके, अपभ्रंश करके संस्कृत बनाई गई है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। पाली प्राकृत को ही संस्कारित करके संस्कृत बना है। यहाँ पे साक्षात आप अपनी आंखों से देख सकते हैं दोस्तों। सम्राट तो गलत नहीं लिखवाएगा ना। आज इन लोगों ने जो नाम लिखा है वो संस्कारित नाम है, यानी इनका संस्कृत बाद में आया है। उस समय पाली प्राकृत ही ओरिजिनल था और इसीलिए पाली प्राकृत को ही भारत का जो लिखित पढ़ित सबसे पुराना लैंग्वेज माना गया है। अच्छा, सम्राट अशोक के विरोधी खेमे में यह अफवाह उठती रही है कि अशोक के शिलालेख पर न तो अशोक का नाम अंकित है और न बुध का, मगर यह अफवाह है। बतौर उदाहरण, यहाँ अशोक के 2 शिलालेख हैं, प्रस्तुत है। पहला शिलालेख कर्नाटक के रायचूर जिले की मस्की नदी के तट पर, और मस्की का जो शिलालेख है, अशोक का उस पर नाम अंकित है। इसे दूर करने के, हाँ, किसी को मतलब ये डाउट ना हो जाए कि सम्राट अशोक का ही तो नाम है या किसी और का है, तो उसके लिए सम्राट अशोक ने उसके पहले देवानपीय भी लिखवा दिया है। लिखा हुआ है, पढ़ने के लिए तस्वीर में अशोक नाम को लाल घेरे में कर दिया गया है। ये इन्होंने दिखाया है। जो किताब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो इंस्क्रिप्शन का इन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया है लाल घेरा करके, उसकी ये बातें कर रहे हैं। दूसरा अभिलेख एक स्तंभ पर है, इसे रोमन देई स्तंभ लेख कहा जाता है। यह नेपाल भारत की सीमा पर है। इस अभिलेख में बुद्ध हैं, और बुद्ध को लेकर किसी को कंफ्यूजन न हो, इसके लिए बुद्ध के आगे शाक्य मुनि भी लिखा हुआ है दोस्तों। सिर्फ बुद्ध नहीं लिखा हुआ है, शाक्य मुनि भी लिख दिया गया है, ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो कि ये बुद्ध जो है, जैसे जब इनके पुराण में जब आप दिखाना शुरू कीजिएगा बुद्ध को, तो कुछ तो ऐसे धूर्त हैं जो ये कहना शुरू करेंगे, अरे नहीं नहीं, ये ना कोई और बुद्ध है। तो सम्राट अशोक के जितने इंस्क्रिप्शन हैं, उन्होंने क्या किया है कि किसी को डाउट ना हो जाए कि ये बुद्ध है कि कौन बुद्ध है, तो आगे उन्होंने शाक्य मुनि भी लिखवा दिया है कि डाउट न रह जाए। तो ये चीजें हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये घेरे में इन्होंने करके दिखाए हैं। ये आगे इस पर एक कमेंट भी करते हैं। ये लिखते हैं कि सम्राट अशोक काबिल थे, वे जानते थे कि शिलालेखों की गलत व्याख्या हो सकती है। शायद इसीलिए अशोक ने पहले देवानपीय और बुद्ध के बाद शाक्य मुनि जुड़ा हुआ है, ताकि आने वाली पीढ़ी कोई इस तरह की अफवाह न उठाए। ये आगे ये भी लिखते हैं कि कई लोगों की आपत्ति है कि सम्राट अशोक ने भारत को जम्बूद्वीप नहीं कहा है। जान लीजिए, अशोक ने कई शिलालेखों में भारत को जम्बूद्वीपसी ही लिखवाया है। और ये ऐसे ये देख लीजिए, रूपनाथ, सासाराम, बसहा, गुर्जरा, गवीमठ, मास्की, बैराट, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, सभी लघु शिलालेखों में भारत के लिए जम्बूद्वीपसी ही लिखा हुआ है। जम्बूद्वीपसी लिखा हुआ 2 उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसका इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी है, 2 अभिलेख।
तो ये जो धूर्त लोग होते हैं इसी तरह की हवाबाजी करते हैं कि सम्राट अशोक ने ये नहीं लिखवाया, वो नहीं पढ़ते तो कभी हैं नहीं। सोशल मीडिया में उनकी तरह कोई गपोड़ी आएगा, कुछ गप हाँक देगा, उसको वो सही मान के प्रचार करते हैं। यहाँ पे देखिए मौखिक रूप से कोई चाहे कितनी भी डींग हाँक ले, पुरातात्विक दृष्टिकोण से भारत की सबसे प्राचीन किताबें बौद्ध साहित्य की ही हैं दोस्तों, और इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिला है। जो सम्राट अशोक का जो कलकत्ता बैराट शिलालेख है, उस पे 7 सुत्तों का नाम है विनय समुकस। विनय पिटक आप नाम सुनते हो ना? तो उस समय विनय समुकस अलिय वशाणी अनागत भयानी मुनि गाथा, मुनि की गाथा चल रही है। मुनय सुत्ते उपतिस पसीने और लागुलो वादे, ये नाम मिले हैं, इन 7 सुत्तों के नाम मिले हैं, और इससे पता चलता है कि उस समय बौद्ध मार्ग की किताबें भी विकसित हुई थी। इनका नाम इन्होंने लिखा हुआ है, यानी कि मौर्यंस काल में भी लिखित चीजें होती थीं, और पत्थरों के अलावा भी वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ लिखते थे, तभी उनका नाम यहाँ पे आया हुआ है। और ये बुद्ध के निर्वाण के महापरिनिर्वाण के जस्ट 118 साल बाद की ये सब बातें हैं, यानी कि जब उस समय लिखावट हो रही है तो उससे पहले भी लिखावट शुरू कर चुके थे बौद्ध। और भारत में एक ऐसा भी धूर्त वर्ग है जो ये प्रचारित करता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ला रहा था, लिखने की ही नहीं जरूरत थी, तो वो झूठ बोलते हैं। यहाँ ये लिखते हैं ये सातों सुध बौद्ध साहित्य की है। अभी तक जितनी किताबों को सबसे प्राचीन होने का दावा किया गया है, उसके सबसे अधिक प्राचीन होने के पुरातात्विक सबूत नहीं मिलते। सिर्फ बौद्ध साहित्य के किताबों के नाम मिल गए सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में। ये लिखते हैं ये शिलालेख पहले राजस्थान के बैराठ में था, लेकिन अब इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में है। ले गए ना उनको म्यूजियम में, कलकत्ता म्यूजियम में, जान गए कि यहाँ पे रहा था ये तोड़ फोड़ देंगे। आपको पता है आजादी के बाद से सम्राट सम्राट अशोक के 3-4 शिलालेख जो है, ये लोग सड़क बनवाने में बारूद लगा के उड़वा दिए। ऐसे हमारे यहाँ के लोग हैं, तो ये सम्राट अशोक का शिलालेख है, बारूद लगा के उड़वा दिए, भाई सड़क बनवानी है। इतने केयरलेस लापरवाह लोग हैं भारत में, या फिर इनको जलन है कि मौर्यंस का सारा सबूत मिटा दो। तो इन पे चूंकि 7 किताबों का नाम था, तो जो थोड़े से चालाक लोग थे उनको लगा भैया ये रहा तो इसको भी उड़ा उड़ा के खत्म कर देंगे, फिर हमारे पास तो सबूत भी नहीं रहेगा कि दुनिया के सबसे पुरानी किताबों का नाम इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ हमारे पास है, जो बौद्धों की किताब है। उठा के ले गए, वो कोलकाता ले जाकर सुरक्षित रखे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे लाल घेरे से घेर कर दिखाया भी गया है किताबों का नाम, ये हालत है। अब जो है दोस्तों मैं आपको लास्ट पॉइंट बताता हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा आज मैं, बहुत समय हो चुका है। तो ये लास्ट पॉइंट आपके लिए रखता हूँ कि सम्राट अशोक ने जो धम्म है उसका अनुवाद रिलीजन करना भाषा की दृष्टिकोण से गलत है। खुद अशोक ने धम्म का अनुवाद ग्रीक में करवाया है। यह अनुवाद उसके द्विभाषीय कंधार शिलालेख पर अंकित है। उसने धम्म का अनुवाद ग्रीक में यूशेबेइया कराया है, जबकि ग्रीक में रिलीजन को थ्रिस्किया कहा जाता है। तो दोस्तों धम्म को इसीलिए कहा जाता है कि ये तो न रिलीजन है और न मजहब है, क्योंकि सम्राट अशोक ने भी उस समय इसको जो है यूसेबिया कहा है, थ्रिस्किया नहीं कहा है। थ्रिस्किया मतलब रिलीजन होता है। रिलीजन में ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व में विश्वास जरूरी होता है, जबकि धम्म या यूशेबेइया में यह जरूरी नहीं है। ईश्वर आत्मा मानना ये सब जरूरी नहीं है, इसीलिए इसको थ्रिस्किया यानी रिलीजन नहीं कहा गया, इसको यूसेबेइया कहा गया है। और ये जो है लिखित प्रमाण भी इसका मिल चुका है, जो द्विभाषी अभिलेख है उसमें ये लिखित रूप में मिल चुका है दोस्तों। तो ऐसे थे हमारे सम्राट अशोक, और इन पे स्ट्रीम करूं तो मैं तो करते रह जाऊंगा, 10-10 स्ट्रीम करूंगा तो कंटेंट नहीं खत्म होने वाला, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है। तो चूंकि ये बर्थडे आने वाला था तो एक सैंपल भी ज़रूरी था आप लोगों के सामने लाना, और इसलिए ये आज का जो है आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने। और दोस्तों इसके बाद से मैं लिंक शेयर कर देता हूँ